मैं उमाकांत सेन जेबी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी बाल विकास की दूसरी क्लास है। कल मैंने आपको बताया था कि बाल विकास में जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के कथन हैं वो मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं। आप बाल विकास की पार्ट नंबर 1 में जाकर उसको लिंक को देख लीजिएगा और नोटबुक में उसको नोट कर लीजिएगा। आज हमारा एक विषय है जिसमें हमने आपको बताया था कि हम आज आपको बालकों के विकास क्रम की कुछ अवस्थाएं जो होती हैं उनके बारे में आज आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, उसको जानने के पहले कल हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो कल आपको एक बात बताना भूल गए थे, आज उसके बारे में जानेंगे। कल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वृद्धि और विकास में संबंध क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं दोस्तों, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। क्योंकि उसमें से एक प्रश्न किया जाता है। एक प्रश्न क्या किया जाता है, इसमें आप वृद्धि में इसको नोट कर लीजिएगा या देख लीजिएगा। वृद्धि में अगर इसको लिखते हैं तो इसमें कहा जाता है कि वृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। निहित नहीं होता है। जिन दोस्तों को इस बारे में समझ में नहीं आएगा, आप पिछली वीडियो एक बार दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था, एक डायग्राम बना के बताया था, ग्राफ बना के बताया था कि किस तरीके से जब वृद्धि होती है बालकों के अंदर, तब जब बालक छोटा रहता है तो उसके अंदर निरंतर वृद्धि होती है दोस्तों, विकास नहीं होता है। इसलिए इसमें कहा गया है क्या, अगर बालक के अंदर वृद्धि होना है तो जरूरी नहीं है कि उसके विकास होना जरूरी नहीं है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि वृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। लेकिन अगर विकास अगर होना है बालक के अंदर, तो विकास अगर होना है तो इसमें वृद्धि का होना जरूरी है। मतलब क्या कह सकते हैं कि वृद्धि की विकास में वृद्धि निहित होती है। निहित होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जो कई बार पेपर में आपसे पूछा जाता है कि वृद्धि में विकास निहित नहीं होता है लेकिन विकास में वृद्धि निहित होती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि देखिए, बालक के अंदर अगर कोई विकास होना है, देखिए बालक के अंदर कोई विकास होना है, जैसे कि बालक के लिए अगर मान के चलो समाज में है बालक समाज में बैठा हुआ है, सामाजिक विकास अगर हो रहा है तो उसके लिए उसका बड़ा होना जरूरी है, उसका बड़प्पन का होना जरूरी है। ठीक है, बालक अगर भाषाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके बालक का मानसिक विकास का होना जरूरी है, उसकी वृद्धि का होना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि बालक की जो उम्र है वो 12 वर्ष की है और उसको अगर आपने आईएएस की बुक दे दी तो बालक आईएएस की बुक नहीं पढ़ पाएगा दोस्तों। तो ये होता है, अगर उसको आईएएस लेवल की पढ़ाई करनी है तो इसके लिए बालक को उस लेवल का होना चाहिए और तभी बालक उस विषय के बारे में पढ़ाई कर पाएगा। इसलिए बोलते हैं कि विकास में वृद्धि का निहित होना जरूरी होता है दोस्तों। तो ये हमारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो कल हमारा नहीं हो पाया था, आज मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही कल मैंने आपको बताया था, आज हम पढ़ेंगे बालकों की कुछ अवस्थाएं। अब देखिए दोस्तों, देखिए बालकों की कुछ अवस्थाएं होती हैं। बालकों की अवस्थाएं कई वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग दी गई हैं। जैसे कि हरलाक महोदया के अनुसार 8 अवस्थाएं होती हैं, रास महोदय के अनुसार, काल सनक के अनुसार, शैले के अनुसार, इस तरीके से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग कथन कहे हैं और अलग अलग अवस्थाएं बांटी हुई हैं। लेकिन हमारा जो संविदा वर्ग 3 का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, सबसे बेहतरीन तरीके से जो अवस्थाएं बताई हैं, जो बढ़िया तरीके से, वो हमारा रहेगा अर्नेस्ट के अनुसार। डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार जो अवस्थाएं दी गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो कि हमारे पेपर में पूछी जाती हैं और उन्हीं के आधार पर प्रश्न आपसे किए जाएंगे दोस्तों। सबसे पहली हमारी जो अवस्था होती है वो होती है गर्भावस्था। वो कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? गर्भावस्था होती है। इस अवस्था में बालक जब गर्भ धारण कर लेता है, गर्भ धारण करने से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है उसे गर्भावस्था कहते हैं दोस्तों। गर्भाधान से लेकर जन्म तक का जो समय होता है उसे गर्भावस्था कहा जाता है दोस्तों। इसमें से एक प्रश्न बनता है कि गर्भावस्था का समय काल कितना होता है। अगर आपसे दिन में पूछा जाए तो दिन में हमारा समय काल होता है 280 दिन होता है।
अगर माह में पूछा जाए तो 9 माह का समय होता है, और अगर आपसे सप्ताह में पूछा जाए दोस्तों तो 36 सप्ताह का समय होता है, 36 वीक का समय होता है। इसका मतलब ये है कि बालक जब गर्भावस्था धारण कर लेता है, मतलब जब गर्भ में जब बालक बनता है, उससे लेकर जन्म तक का जो समय होता है, बालक उस वक्त माँ के पेट के अंदर होता है, उसका समय अंतराल जो होता है वो होता है 280 दिन। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार से पूछा जाता है, दिन में भी पूछ लेते हैं, माह में भी पूछ लेते हैं, और सप्ताह में भी पूछ लेते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 280 दिन। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, कई बार इसमें से प्रश्न ज्यादा गहराई में जाके पूछ लिया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। गर्भावस्था में 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। गर्भावस्था में 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली तो होती है दोस्तों पिंडावस्था। कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? एक पिंडावस्था होती है। पिंडावस्था में जब बालक होता है, उस वक्त बालक जो होता है 0 से लेकर, मतलब जब गर्भाधान जब धारण करता है तो 2 सप्ताह तक बालक एक पिंडावस्था में रहता है। पिंडावस्था में रहने के बाद 2 सप्ताह से जब वह दूसरे माह तक पहुंचता है, तब बालक डिंबावस्था में पहुंच जाता है दोस्तों। लेकिन 2 माह के बाद जब 8 माह या 9 माह तक जब बालक पहुंचता है, उसे उसे कहा जाता है गर्भस्थ की अवस्था कहा जाता है, गर्भस्थ जीवन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा डीपली हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाता है। गर्भावस्था के अंदर 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पिंडावस्था होती है, डिंबावस्था होती है, और तीसरी अवस्था होती है गर्भस्थ जो अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए गर्भावस्था के बाद हमारी जो अवस्था आती है वो आती है शैशवावस्था। ठीक है दोस्तों, कौन सी अवस्था आती है? शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो समय काल होता है वो हमारा होता है, जन्म से प्रारंभ होता है और 5 या 6 वर्ष तक चलता है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ 5 और 6 वर्ष क्यों लिखा है? तो इसका हम यहाँ पे पुष्टि करेंगे। कई जगह आपको एक जगह परेशानियां होंगी। इसमें क्या है कि 5 या 6 वर्ष मैंने इसलिए लिखा है कि जब 5वां वर्ष निकलने को रहता है, जब 5वां वर्ष निकलने को रहता है, तब वहां से 6वां वर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 या 6 वर्ष दोनों लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसमें आप एक बात याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाता है कि शैशवावस्था का समय काल कितना होता है, आपसे प्रश्न में जो विकल्प रहेंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा 0 से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 0 से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, इस तरीके से आपको प्रश्न को घुमाया जाएगा। तो आप याद रखिएगा इसमें 0 से नहीं आता है, क्योंकि शैशवावस्था तभी प्रारंभ होता है जब बालक का जन्म हो जाता है। इसीलिए हमारा एक ही बात रहेगी क्या, कि शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से प्रारंभ होती है और 5 या 6 वर्ष तक चलती है दोस्तों। तो ये हमारा रहा शैशवावस्था के बारे में। तीसरी अवस्था हमारी आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है इसका समय होता है 6 वर्ष से प्रारंभ होती है और 12 वर्ष तक का समय होता है दोस्तों। तो ये हमारी होती है बाल्यावस्था। अब देखिए दोस्तों, अगली अवस्था जो हमारी होती है वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है ये 12 वर्ष से प्रारंभ होती है और 18 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसे कहा जाता है किशोरावस्था। ठीक है, तीसरी अवस्था जो होती है अगली अवस्था उसे होती है प्रौढ़ावस्था। ये 19 वर्ष से होती है और निरंतर चलती रहती है। लेकिन मैंने आपको परिभाषा बताई थी बाल विकास। बाल विकास की परिभाषा क्या होती है? बाल विकास की परिभाषा होती है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के जीवन का बालकों का जो अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसे बाल विकास कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा जो पढ़ने का रहेगा वो रहेगा सिर्फ किशोरावस्था तक का रहेगा दोस्तों, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, इसके बाद कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, प्रौढ़ावस्था भी होती है, वयावस्था भी होती है, वृद्धावस्था भी होती है। अलग अलग अवस्थाएं होती हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिक के कथन के अनुसार, लेकिन वो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है दोस्तों। तो हमारा जो परिभाषा के अनुसार जो हमारी अवस्था रहेगी, तो हम इन सभी अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए बालकों में जो परिवर्तन होता है, हर अवस्था में उसके अंदर विकास होता है। जैसे कि हम जब शैशवावस्था पढ़ेंगे तो शैशवावस्था में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। उसके अंदर शारीरिक विकास होता है, उसके अंदर मानसिक विकास भी होता है, उसके अंदर भाषाई विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और उसके अंदर नैतिकता का भी विकास होता है दोस्तों। तो हम हर अवस्था में अलग अलग प्रकार के जो विकास होते हैं उसके बारे में धीरे धीरे उसमें पढ़ाई करते रहेंगे दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पे हम सबसे पहला देखिए, गर्भावस्था में बालक का तो जन्म होता ही नहीं है। बालक गर्भ में रहता है तो उसके अंदर वृद्धि और विकास का नहीं पूछा जाता, क्योंकि उसमें बालक के अंदर कोई भी विकास नहीं होता है लेकिन उसकी वृद्धि बस होती है बालक की, उसके अंदर विकास नहीं होता।
विकास कब होता है? जब होता है जब बालक का जन्म हो जाता है। ना उसके अंदर भाषा का विकास होता है, ना उसके अंदर मानसिक का विकास होता है दोस्तों, ना नैतिकता का, ना सामाजिकता का। ये विकास कब प्रारंभ होते हैं? जब बालक शैशवावस्था में आ जाता है। तो यहाँ से हमारा सबसे पहला हेडिंग हम डालेंगे शैशवावस्था। कौन सी हेडिंग डालेंगे दोस्तों? शैशवावस्था। तो यहाँ हमारी हेडिंग रहेगी शैशवावस्था। शैशवावस्था। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, कई बार पेपर में अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं के बारे में परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। इसी तरीके से शैशवावस्था में भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग कथन कहे हुए हैं, जो कि ज्यों के त्यों आपसे पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा कथन है वो हमारा वैलेंटाइन महोदय के अनुसार है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये कई बार पेपर में आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों। वैलेंटाइन महोदय ने कहा है कि बालक की जो इस अवस्था का जो काल होता है, इसे बालक का सीखने का आदर्श काल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। वैलेंटाइन महोदय ने कहा है कि शैशवावस्था का जो समय होता है उसे बालक का सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। यह परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि वैलेंटाइन महोदय के अनुसार बोली गई है। अगली परिभाषा जो दी है वो दी है हमारी हरलाक महोदया ने। इनका पूरा नाम है एलिजाबेथ हरलाक महोदया। इनका पूरा नाम क्या है? एलिजाबेथ हरलाक महोदया। इन्होंने एक परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था का जो काल होता है वह बालकों का एक खतरनाक काल होता है, या कहा हुआ है अपीली काल होता है। आपके मन में आ रहा होगा सर ये खतरनाक काल क्या होता है? देखिए खतरनाक काल इसलिए कहा हुआ है हरलाक महोदया ने, क्योंकि ज्यादातर जो एक बाल विकास का जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो एक आंकड़ा है, एक औसतन जो लिया गया है, उसमें ज्यादातर बच्चों की जो मृत्यु होती है 70%, 70% बालकों की मृत्यु शैशवावस्था काल में हो जाती है। जिस वजह से इस काल को खतरनाक काल कहा गया है। और इस वक्त बालक के अंदर एक जिज्ञासा की भावना प्रबल होने लगती है, वह किसी भी चीज की अपील करने लगता है, वह जानने की इच्छुक हो जाता है, इसीलिए इसे अपीली काल कहा गया है दोस्तों। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी कि शैशवावस्था काल में बालकों की मृत्यु की जो दर होती है वो अत्यधिक ज्यादा होती है। 70% बालकों की मृत्यु अगर होती है तो शैशवावस्था काल में होती है। कई बीमारियों की वजह से होती है, कई कुपोषण की वजह से होती है। तो इसीलिए इस काल को हरलाक महोदया ने जीवन का खतरनाक काल कहा हुआ है, या बालकों का अपीली काल कहा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी दो परिभाषाएं पूरी हो जाती हैं। तीसरी परिभाषा जो हमारी रहती है वो रहती है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। सिगमंड फ्राइड वैज्ञानिक एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं। इनका उल्लेख हमारे पूरी बाल विकास में आपको कई जगह मिलेगा। और इनकी एक बात आप याद रखिएगा, सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणात्मक का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। मनोविश्लेषणात्मक का जनक कहा जाता है। ये तो आप अभी यहाँ पे याद रखिएगा। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे, जब बुद्धि को चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें एक मन का एक सिद्धांत है, पूरा का पूरा सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, वो हम बड़े डिटेल में आपको बताएंगे जब हम आगे का चैप्टर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही आप याद रखिएगा कि सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणात्मक का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा कि बालक का जो प्रारंभ के 5 वर्ष होते हैं, बालक का जो प्रारंभ के 5 वर्ष होते हैं उसमें यह तय हो जाता है, बालक के 5 वर्ष के जीवन काल में यह तय कर दिया जाता है कि बालक आगे चल के क्या करेगा, बालक आगे चल के क्या बनेगा। इस चीज का निर्धारण कर दिया जाता है उसके 5 वर्ष की अवधि में। इसका मतलब ये है कि सिगमंड फ्राइड का कहना है कि बालक 5 वर्ष की अवधि में बालक का 90% का विकास हो चुका होता है, मानसिक विकास। ठीक है दोस्तों, अगली बात जो गुडेनफ महोदय है, एक मनोवैज्ञानिक है गुडेनफ ने जो अपनी बात कही है, उन्होंने कहा है कि बालक के अंदर जो मानसिक विकास होता है, गुडेनफ महोदय ने कहा है कि बालक के अंदर जो मानसिक विकास होता है उस मानसिक विकास का 1/2 भाग, बोल सकते हैं उसका 50% भाग जो उसका जो विकास होता है वह 3 वर्ष में हो चुका होता है। इनका कहना है कि 3 वर्ष की जब अवधि होती है बालक की, उस अवधि तक बालक का जो मस्तिष्क का जो विकास होता है वह 1/2 आधा हो चुका होता है दोस्तों। तो ये बात किसके द्वारा कही गई? ये बात कही गई है गुडेनफ के द्वारा। अब देखिए तीसरी बात है जो
अगला वैज्ञानिक का नाम है वो है एडलर। एडलर महोदय ने कहा है कि बालक के कुछ माह के पश्चात ही इस बात का निर्धारण कर दिया जाता है कि बालक आगे चल के क्या करेगा। उसके उसका जीवन तय कर दिया जाता है कि वह जीवन में उसका क्या स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये अलग अलग कथन हैं जो कि कहे हुए हैं। इनमें से जो भी आपको दिक्कत होती है आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, आपको उसका जवाब दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो कि ज्यों के त्यों आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न कुछ इस तरीके से आता है कि जीवन को बालक का खतरनाक काल कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हर्लॉक महोदय के अनुसार कहा गया। दूसरा प्रश्न इसी में से आता है कि बालकों का जो खतरनाक काल होता है वह कौन सी अवस्था में होता है, तो इसका आंसर होगा शैशव अवस्था में होता है। इस तरीके से इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कल मैंने आपको बताया था कि मनोवैज्ञानिकों के कथन आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ये दवाई है, 2 गोली सुबह खाना है और 2 गोली आपको शाम खाना है, तभी आप इनको याद कर पाएंगे। 1 माह में आपके पूरे मनोवैज्ञानिक के कथन आपके द्वारा याद कर लिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये शैशवावस्था की कुछ परिभाषाएं हैं जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बात याद रखना, जो भी आपके उपनाम होते हैं, जो भी आपकी परिभाषाएं होती हैं, वो अपने आप में एक परिभाषा होती है। वो अपने आप में क्या होती है, एक परिभाषाएं होती हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग विशेषताएं कही हैं, अलग अलग उन्होंने अपने कथन कहे हुए हैं, तो वो क्या है, वो अपने आप में एक परिभाषा ही होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम प्रारंभ करते हैं शैशवावस्था की कुछ उपनाम होते हैं। शैशवावस्था के कुछ उपनाम होते हैं। कहीं कहीं ये शैशवावस्था वो शैशवावस्था ना कहकर दूसरे शब्दों में भी कहा जाता है। जैसे कि सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा शैशवावस्था। एक बात, जो 2 शब्द ऐसे हैं जो आपको पूरी की पूरी बाल विकास में आपको बहुत परेशान करेंगे दोस्तों। सबसे पहला तो आपको याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला तो याद रखिएगा मूर्त और दूसरा याद रखिएगा अमूर्त। सबसे पहले इनको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे बाल विकास में, आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, इन शब्दों का प्रयोग आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मूर्त। मूर्त क्या है? मूर्त क्या है? मूर्त वह होता है जो हमें प्रत्यक्ष तरीके से हमारे सामने होता है, जिसको हम सोचते हैं और वह हमारे सामने होता है, जिसको हम देख सकते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है मूर्त। जैसे कि ये आपके सामने कोई पेन है, इस पेन को आप देख पा रहे हैं, इस पेन को आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या है आपके लिए? एक मूर्त है। आपने सोचा कि ये पेन है, तो देखिए आपने नाम लिया पेन, और पेन का आपने नाम लिया तो आपने सोचा, तो आपने चिंतन तो किया। जैसे आपने किया चिंतन, जैसे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया मूर्त चिंतन। तो मूर्त चिंतन क्या है? आपने चिंतन किया कि पेन, जब पेन का आपने चिंतन किया तो उसको अपने सामने पाया कि हाँ ये है पेन, सामने दिख रहा है, उसे कहा जाता है मूर्त चिंतन। लेकिन अगर आपने कहा आगरा का ताजमहल, देखिए आपने चिंतन तो किया, आपने चिंतन किया आगरा का ताजमहल, लेकिन वो आपके सामने नहीं है दोस्तों, वो आपके सामने नहीं है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? अमूर्त चिंतन। ऐसी चीज का चिंतन करना जो आपके सामने नहीं होती लेकिन आपके द्वारा उसका चिंतन किया जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों अमूर्त चिंतन। सबसे अच्छा उदाहरण जो रहेगा वो हमारा और आपका रहेगा। जैसे कि आप हमें देख पा रहे हैं, आप मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आप हमें देख पा रहे हैं, तो हम आपके लिए क्या हैं? हम आपके लिए मूर्त हैं। हम आपके लिए क्या हैं? मूर्त हैं, क्योंकि आप सभी हमें देख पा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए आप सभी कौन हैं? मैं आप सभी को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आप सभी को नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे लिए अमूर्त हैं, आप हमारे लिए अमूर्त हैं, इसका मतलब हम आपको नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ये होता है अमूर्त अमूर्त में कुछ अंतर। अब एक शब्द और आता है इसमें, तर्क आता है, या बोल सकते हैं तार्किक, तार्किक चिंतन, और दूसरा होता है अतार्किक चिंतन। एक ये शब्द भी जो पूछा जाता है कई बार, देखिए तार्किक चिंतन।
तार्किक चिंतन वो होता है जिस चिंतन के बारे में कोई व्यक्ति चिंतन करता है और उसको वह पूरा कर सके, उसको वह पूरा कर सके। जैसे कि आपने कहा, आपने सोचा कि हमें बाजार जाकर कोई मोटरसाइकिल लेना है या कार लेना है दोस्तों, तो ये आपके लिए एक तार्किक चिंतन है। आपने चिंतन किया, आप बाजार जाके उसको ले सकते हैं, आप बाजार जाके उसको ले सकते हैं, तो ये क्या है, ये तार्किक चिंतन है दोस्तों। लेकिन अगर आपने सोच लिया, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों की एक उपनाम होता है जिसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, सॉरी अतार्किक चिंतन क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तब वो आसमान की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि वो क्या है, तो ऊपर अपन देखते हैं ऊपर चंद्रमा होता है, वो बोलते हैं हमें चंद्रमा चाहिए, हमें चंद्रमा चाहिए। तो ये क्या है, ये बालक का एक अतार्किक चिंतन है। बालक चिंतन कर रहा है लेकिन वो कैसा है, अतार्किक है, वह संभव नहीं है, वह संभव नहीं है, जो आगे चल के कभी कर ना सकें, वो क्या होता है, अतार्किक चिंतन होता है। आपने स्वप्न में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर ली, तो आपने चिंतन तो कर लिया, लेकिन क्या ये संभव है, ये संभव नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे अतार्किक चिंतन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अब हमारा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, बालक के शैशवावस्था के कुछ उपनाम होते हैं, उन उपनाम के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला तो उपनाम होता है हमारा, इसे कहा जाता है अतार्किक चिंतन की अवस्था। देखिए ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था। प्रश्न इस तरीके से आता है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो आंसर रहेगा हमारा शैशवावस्था होती है। इसी को कहा जाता है सीखने का आदर्श काल। क्या कहा जाता है दोस्तों, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, जो कि वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है दोस्तों। अब देखिए अगला होता है खिलौनों की आयु। अगला क्या होता है दोस्तों, खिलौनों की आयु। अगली विशेषता हमारी क्या होती है, अतार्किक चिंतन, सीखने का आदर्श काल, खिलौनों की आयु, और यहाँ पे होता है सीखने का आदर्श काल, खिलौनों की आयु, और यहाँ पे हमारा अगला जो रहेगा वो रहेगा हमारा अनुकरण द्वारा। देखिए दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। अनुकरण के द्वारा, अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था। तीसरा इसी में आता है भावी जीवन की आधारशिला, भावी जीवन की आधारशिला, आधारशिला। देखिए कुछ कथन इस तरीके से है। सबसे पहली बात अतार्किक चिंतन की अवस्था, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में अभी बताया है कि शैशवावस्था में जब बालक होता है, शैशवावस्था का समय काल क्या होता है, जन्म से प्रारंभ होता है और 5 वर्ष तक चलता है दोस्तों। तो हम इस सभी बीच के अंतराल के जो बच्चे होते हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। अतार्किक चिंतन, बालक इस वक्त अतार्किक चिंतन करता है। चिंतन कौन सा करता है, अतार्किक चिंतन करता है, इसीलिए इस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों अतार्किक चिंतन की अवस्था। अगला यहाँ पे बोला गया है सीखने का आदर्श काल। तो सीखने का आदर्श काल किसके द्वारा कहा गया है, वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि बालक जब छोटा होता है तो जो बालक को सिखाया जाता है वह बालक सीख जाता है दोस्तों। आपने घरों में देखा होगा, जिन घरों का माहौल अच्छा होता है, जिन घरों के संस्कार अच्छे होते हैं, वो बालक बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव करते हैं। लेकिन जिन बालकों के लिए बचपन से ही अपने परिवार में या विद्यालयों में या समाज में एक अलग तरीके का माहौल मिलता है, वो बालक उस तरीके का जीवन आचरण करते हैं, मतलब वो बालक वह चीज सीखते हैं। अगर आप किसी बालक के सामने अगर आप पूजा पाठ की बात करेंगे या किसी धार्मिक बातों को करेंगे तो बालक उसके बारे में सीखता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर घरों में अगर कलह होते रहेंगे या कहीं तो गाली गलौज के जैसे बर्ताव होते हैं तो बालक उनको अपने जीवन में उतार लेता है। इसका मतलब क्या है, वह बालक का जीवन सीखने के आदर्श काल का कहा जाता है। अगली बात क्या है, खिलौनों की आयु। जब बालक शैशवावस्था में रहता है तब बालक खिलौनों के साथ खेलता है, तब बालक काय के साथ खेलता है, खिलौनों के साथ खेलता है।
इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, खिलौनों की आयु भी कहा जाता है दोस्तों। अगली बात हमारी रहेगी अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था। देखिए, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था से तात्पर्य है कि बालक जो चीज बार बार सुनता है, बालक जो चीज बार बार सुनता है वही चीज बालक दोबारा दोहराता है। जैसे कि आप लोग घर में बोलते हैं चाचा, जब बालक बार बार सुनता है कि ये चाचा बोल रहे हैं तो बालक बार बार उसको सुन के क्या करने लगता है, उसका अनुकरण करके सीखने लगता है, वही भी चाचा बोलने लगता है। ठीक है दोस्तों, घर में जो सभी लोग दादाजी बोलते हैं तो बालक उसको धीरे धीरे सुनता है और सुनने के बाद उसको अपने जीवन में आचरण करता है और उस अनुकरण के माध्यम से बालक सीखता है, तो बालक भी दादाजी बोलने लगता है। इसका मतलब क्या है, बालक जो आप लोग करते हैं हर एक्टिविटी को बालक दोहराता है और अपने जीवन में उतार के उसको अपने शब्दों के रूप में व्यक्त करता है। इसलिए क्या कहा जाता है, अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था। जो बालक को आप सिखाएंगे वही बालक सीखेगा, बार बार जो बालक आपके लिए देखेगा वही बालक आगे चल के सीखेगा। अब देखिए अगला आता है क्या, भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला इसलिए कहा जाता है, देखिए यहाँ पे भी एक बात, भावी जीवन की आधारशिला, क्योंकि आपने सिगमंड फ्राइड की परिभाषा पढ़ी होगी। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा, सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि 5 वर्ष में यह तय कर दिया जाता है कि बालक भविष्य में क्या करेगा। तो बताइए 5 वर्ष का जो समय काल है वो शैशवावस्था का ही तो समय काल है। अगर शैशवावस्था काल में ही जब ये तय कर दिया गया कि बालक आगे चल के क्या करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बालक का जो विकास होता है वह 90% मानसिक विकास बालक का शैशवावस्था काल में हो चुका होता है। तो बताइए इसी बेस के आधार पे कहा गया है क्या, जीवन, भावी जीवन की आधारशिला, मतलब उस बालक का जीवन किस तरीके का रहेगा वहां से उसकी नींव कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भावी जीवन की आधारशिला कहते हैं। देखिए यहीं पे अपन, ये तो कुछ उपनाम हो जाते हैं और उपनाम को ही अगर हम यहाँ विशेषता का नाम दें तो विशेषता का नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। अगला देखिए, ये तो कुछ उपनाम होते हैं जो ज्यों के त्यों आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे विशेषताएं, शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं लिखेंगे दोस्तों। देखिए विशेषताएं जो होती हैं, सबसे पहली विशेषता हमारी रहेगी बालक के अंदर की विशेषताएं। शैशवावस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है, जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है, जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है। दूसरी बात अगर कहें तो बालक का जो मानसिक और शारीरिक, मानसिक और शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, अत्यंत तीव्र गति से होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अत्यंत तीव्र गति से होता है। अगली बात अगर कहें तो बालक के जन्म के समय, जन्म के समय बालक के अंदर उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है, हरियाणा टेट में भी पूछा गया है, राजस्थान टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है और मध्य प्रदेश टेट में भी पूछा गया है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप दिमाग में सेट करके रखिएगा दोस्तों। बालक के जन्म के समय बालक के अंदर उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, संवेग पाया जाता है। यह बात जो कही है, यह बात कही है दोस्तों ब्रजेश महोदय ने। किसके द्वारा कही गई दोस्तों, ब्रजेश महोदय के द्वारा यह बात कही गई है। ब्रजेश महोदय के द्वारा 3 बातें तय की गई थी। उन्होंने कहा था कि जन्म के समय बालक के अंदर उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी दोस्तों। वो बात क्या थी कि जब बालक का जन्म होता है, जिस वक्त बालक का जन्म होता है उस वक्त बालक के अंदर कोई भी संवेग नहीं पाया जाता है। जब बालक का जन्म होता है उस वक्त बालक के अंदर कोई भी संवेग नहीं पाया जाता है, लेकिन जन्म के बाद कुछ समय पश्चात, कुछ घंटों पश्चात बालक के अंदर एक उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है।
मतलब बालक जब कृदंत क्रिया करने लगता है, बालक जब रोने लगता है, उसे उत्तेजना क्रिया कहते हैं, वह एक संवेग होता है। और उन्होंने एक तीसरी बात और कही है दोस्तों, जन्म के समय बालक के अंदर कोई संवेग नहीं होता। देखिए दोस्तों, ये बात अलग अलग है, इसको ये ना समझें कि जब बालक का जन्म होता है तब बालक के अंदर, देखिए उनका कथन ये है कि जैसे ही बालक शैशवावस्था में प्रवेश करता है, जैसे ही बालक गर्भ से बाहर निकलता है, उस वक्त बालक के अंदर कोई भी संवेग नहीं होता है। लेकिन जन्म के कुछ समय पश्चात जन्म के कुछ समय पश्चात बालक के अंदर उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। कुछ समय बाद, ठीक है दोस्तों। अगली बात और कही है ब्रजेश महोदय ने, क्या कही है कि 2 वर्ष की अवधि तक 2 वर्ष की अवधि तक बालक के अंदर अनेक संवेग उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि बालक ईर्ष्या करने लगता है, बालक घृणा करने लगता है, और बालक के अंदर भय की भावना पैदा होने लगती है। देखिए, अब जरा इन विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, तो इसको रफ कर देंगे। सबसे पहली विशेषता होती है जिज्ञासा की भावना प्रबल होना। जिज्ञासा मतलब क्या है? किसी भी बात को जानने की इच्छुक रखना, किसी भी बात को जानने की इच्छा व्यक्त करना। जब बालक शैशवावस्था में रहता है, तब बालक के अंदर हर एक प्रकार की चीज को जानने की एक इच्छा होती है। जैसे ही आप बालक को कहीं लेकर जाते हैं, बालक को आप किसी बाजार से लेकर निकले, तो जैसे ही बालक उसको देखता है, तो बालक क्या कहता है? अगर आप किसी बालक के साथ में गए होंगे, तो बालक जब किसी चीज को देखता है तो क्या बोलता है? देखिए वो क्या है, आपको बताएंगे वो शेर है, या कोई भी जानवर, या कोई वस्तु, या कुछ भी व्यक्ति है, या कोई प्रदर्शनी में जाएंगे, आप कोई वस्तु को देखकर बोलेगा कि वो क्या है, उससे क्या होता है, उसका प्रयोग क्या है, इसे कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से जो जानने की इच्छा होती है, वो क्या होती है? अत्यंत प्रबल होती है। बालक निरंतर पूछता रहता है कुछ ना कुछ आपसे, उसे उसी बात को लेकर यहाँ पे क्या कहा गया है? जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है। अगली बात कही है क्या? मानसिक और शारीरिक जो विकास होता है, शारीरिक जो विकास होता है वो अत्यंत तीव्र गति से होता है। देखिए, आपने अंदाज किया होगा, देखिए बालक की अगर बोला जाए उम्र 60 वर्ष की होती है। एक आपने भी उसमें एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आपके हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। हर व्यक्ति की उम्र जो होती है, एवरेज मनाया जाए तो 60 वर्ष की अवधि की होती है। जब बालक 60 वर्ष का होता है, तब बालक की हाइट कितनी होती है? सभी का आंसर होगा 5.5 फीट या 6 फीट, ये कि जो हमारे औसतन मान होता है। अब बताइए, जब बालक शैशवावस्था में होता है, 5 वर्ष की अवधि में बालक का विकास देखिए कितना हो जाता है। बालक जब का जन्म हुआ था बालक का, तब बालक 51 सेंटीमीटर का था। 51 सेंटीमीटर तक होते होते बालक 168 सेंटीमीटर का हो जाता है। अत्यंत तीव्र गति से बढ़ता है 5 वर्ष की अवधि में। और उसी वक्त है, इसी बात को लेकर बोल सकते हैं मानसिक विकास, क्योंकि ये तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बोला गया है कि बालक के अंदर 90% का मानसिक विकास हो चुका होता है। ये तो मनोवैज्ञानिकों का कथन है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि मानसिक और शारीरिक विकास जो होता है अत्यंत तीव्र गति से होता है। ठीक है दोस्तों, जन्म के समय बाद बालक के अंदर उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। जब बालक का जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद बालक के अंदर उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ये जो सवाल है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, ये पेपर में बार बार पूछा गया है, हर पेपर में देखने को मिलता है दोस्तों। और ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन कहा गया है ब्रजेश महोदय के द्वारा, यह कथन कहा गया है दोस्तों। ठीक है, अगली बात क्या है? जन्म के समय बालक के अंदर कोई संवेग नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि जब बालक का जन्म होता है, तब बालक के अंदर कौन सा संवेग पाया जाता है दोस्तों,
तो जब बालक का जन्म होता है उस वक्त बालक के अंदर कोई भी संवेग नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगली बात क्या कही है, 2 वर्ष की अवधि तक बालक के अंदर अनेक संवेग उत्पन्न होने लगते हैं। 2 वर्ष के समय, 2 वर्ष की अवधि तक, जब बालक की अवधि 2 वर्ष की हो जाती है दोस्तों, तो 2 वर्ष की अवधि तक बालक के अंदर संवेग उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे कि बालक ईर्ष्या करने लगता है। देखिए छोटे बालक के सामने आप जैसे कोई किसी के दादाजी या माता पिता किसी बालक को लिए हुए हैं, अगर उसके सामने कोई दूसरा बालक आ जाए, तो अगर अपने बालक के सामने अगर आप दूसरे के बालक को लेंगे तो आपका बालक रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। इसका मतलब क्या है, बालक ईर्ष्या की भावना प्रकट करता है कि बालक को उस बालक से जलन होती है कि ये मेरी मम्मी है, ये दूसरे के बालक को क्यों ले रही है, मुझे दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया। इस तरीके से कुछ बालक के अंदर ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है। दूसरा होता है घृणा। देखिए बालक को जिस चीज या जो वस्तु के बारे में स्वाद अच्छा नहीं लगता, तो बालक उसके प्रति घृणा व्यक्त करने लगता है। हर बालक जब कोई भी चीज खाता है तो उसके स्वाद के अनुसार खाता है, जो उसको पसंद होता है वही खाता है। तो क्या करने लगता है, बालक घृणा करने लगता है। ठीक है दोस्तों, कई बालक ऐसे होते हैं जिनको अगर आप दूध पिलाते हैं तो बालक दूध नहीं पीते, कई बालक उबला हुआ दूध पीते हैं तो कई बालक बिना उबला हुआ दूध पीते हैं। इस तरीके से कुछ अलग अलग बालकों की कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि उनको क्या व्यक्त करती हैं कि बालकों के अंदर घृणा नाम का संवेग भी पाया जाता है दोस्तों। अगली बात क्या होती है, भय। देखिए बालक जब सो रहा होता है तो बालक अगर अचानक बालक की नींद खुल जाती है तो बालक एकदम कांपने लगता है, डर जाता है। अगर आप बालक के सामने हल्का सा भी चिल्ला दो तो बालक क्या करने लगता है, डर जाता है दोस्तों। तो ये क्या है, बालक के अंदर एक भय नाम का संवेग उत्पन्न होने लगता है, जिस वजह से बालक डरने लगता है। तो यहाँ पे हमारी कुछ विशेषताएं हो जाती हैं। अगली विशेषता हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, निरंतर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप ही के माध्यम से वीडियो हम सफल बना पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मानसिक विकास, एक विशेषता और आती है मानसिक विकास। देखिए ये तो अपन ने तय कर लिया था, क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि मानसिक विकास जब 50% जो मानसिक विकास होता है वह बालक का 3 वर्ष की अवधि में हो जाता है। क्योंकि ये बात तो बुढ़ेनफ ने कही है, ये बात तो हमने आपने भी पढ़ी है कि जब बालक 3 वर्ष का होता है तो बालक के मस्तिष्क का आधा विकास हो चुका होता है। तो इसी बात को यहाँ पुष्टि करते हुए हम लिख सकते हैं कि बालक जब 3 वर्ष का होता है तो बालक के अंदर 50% का विकास हो चुका होता है दोस्तों। जब बालक का 90% का विकास होता है तब बालक की जो उम्र होती है, सॉरी दोस्तों, जब बालक 5 वर्ष का होता है तब बालक के अंदर 90% का विकास हो चुका होता है दोस्तों। बचा हुआ जो 100% का विकास होता है या 10% का विकास होता है वह उसका निरंतर चलता रहता है। वह उसका कब तक चलता रहता है दोस्तों, निरंतर चलता रहता है जब तक बालक की मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो ये बालक का जो विकास होता है ये निरंतर चलता रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तय कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पुष्टि की जाती है किशोर अवस्था में। इसको लेकिन अपनी भाषा में, बाल विकास की भाषा में अगर हम मृत्यु तक ना बोलें तो किशोर अवस्था तक की आयु में, मतलब 18 वर्ष तक की अवधि में, 5 वर्ष की अवधि तक 90% का विकास हो गया। बचा जो 10%, इसका जो 10% का जो विकास होता है दोस्तों वो 18 वर्ष तक निरंतर चलता रहता है। ठीक है, इस 10% बचा हुआ विकास जो रहता है मस्तिष्क का, उसका विकास निरंतर 18 वर्ष की अवधि तक चलता रहता है दोस्तों। तो ये कुछ तत्व होता है जो कि एक मानसिक विकास के बारे में व्यक्त करता है दोस्तों। ठीक है, अगली विशेषता हमारी कि बालक के अंदर एक आत्म प्रेम की भावना होती है। देखिए अगली विशेषता हम देखेंगे, बालक के अंदर आत्म प्रेम की भावना होती है। कौन सी भावना होती है दोस्तों, आत्म प्रेम की भावना होती है। तीसरी बात अगर बोलें, बालक के अंदर काम प्रवृत्ति की भावना होती है दोस्तों। कौन सी भावना होती है, काम प्रवृत्ति की भावना होती है। एक बात हम आपको महत्वपूर्ण बात यहाँ बता देते हैं कि काम प्रवृत्ति और यौन इच्छा और आत्म प्रेम की भावना,
इस तरीके का शब्द जो बाल विकास में कहीं भी अगर आता है तो ये बात हमेशा एक ही वैज्ञानिक लेकर आए हैं और उन वैज्ञानिक का नाम है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में बताया है कि बालक जब शैशवावस्था में रहता है तब बालक के अंदर काम प्रवृत्ति की इच्छा होती है, उसके अंदर यौन इच्छा सक्रिय होती है। जब बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तब उस वक्त बालक के अंदर काम प्रवृत्ति या यौन इच्छा जो होती है वो निष्क्रिय होती है। लेकिन जैसे ही बालक किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके अंदर काम प्रवृत्ति की भावना या यौन शक्ति ऊर्जा जो होती है अत्यंत तीव्र गति से सक्रिय होने लगती है दोस्तों। तो ये बात याद रखिएगा, जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे इसमें से हम आपको बताते जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, काम प्रवृत्ति की भावना क्या है, सक्रिय होती है, सक्रिय होती है दोस्तों। कौन सी अवस्था में, शैशवावस्था में। अब देखिए दोस्तों, आत्म प्रेम की भावना, बालक अपने आप से इतना प्रेम करता है शैशवावस्था की अवधि में, शैशवावस्था की जो काल होता है इस काल में बालक अपने आप से इतना प्रेम करता है कि अगर आपने बालक से कोई वस्तु को छीन लिया, अगर बालक से आपने किसी वस्तु को छीन लिया, जैसे बालक ने आपका मोबाइल ले लिया, अब आपका मोबाइल लेने के बाद आपने सोचा कि बालक मोबाइल को फेंक ना दे, आपने बालक से मोबाइल को छीन लिया, तो बालक का जैसे ही आप मोबाइल छीनते हैं तो इस वक्त इस अवस्था का जो बालक होता है वह आपको मारने लगता है। वह क्या सोचता है, वह अपने आप को अपना स्वामी समझता है, वो अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर इंसान समझता है। वो क्या सोचता है कि हम आपको मारेंगे तो आप डर की वजह से आप हमें मोबाइल वापस कर देंगे, या आप उससे हार जाएंगे तो आप उसे मोबाइल वापस कर देंगे। इस वक्त की भावना बालक के अंदर होती है, तभी तो बालक आपको मारने लगता है, मतलब चिल्लाने लगता है। इसका मतलब क्या है, बालक अपने आप से इतना प्रेम करता है कि बालक अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर इंसान समझता है और अपने आप को सबसे महान इंसान समझता है दोस्तों। ठीक है, और अगली बात क्या होती है, काम प्रवृत्ति की भावना सक्रिय होती है। बस इतना ही जानना काफी है कि काम प्रवृत्ति की भावना, या बोल सकते हैं इसको यौन ऊर्जा, दूसरी भाषा में अगर इसको लिखा जाता है तो यौन ऊर्जा सक्रिय होती है, यौन ऊर्जा सक्रिय होती है। और ये बात जो कही है दोस्तों, ये बात कही है सिगमंड फ्राइड ने, यह बात कही है दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने यह बात कही हुई है दोस्तों। देखिए कितनी बात हमारी क्लियर होती है, आत्म प्रेम की भावना और काम प्रवृत्ति की भावना। अगली विशेषता जो होती है, इस वक्त का जो बालक होता है वह पराधीन होता है, पराधीन या आत्मनिर्भरता नहीं होता। देखिए शैशवावस्था का जो बालक है वह अपने आप पर निर्भर नहीं होता, शैशवावस्था का बालक अपने आप पर निर्भर नहीं होता है। उसको हर एक काम अगर करना होगा, जैसे कि जब बालक का जन्म हुआ, बालक 8 माह का हुआ, तो बालक को खड़ा होने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। बालक आपका हाथ पकड़ के आपका खड़ा होगा, तो यहाँ पे भी बालक को आत्मनिर्भरता की जरूरत होती है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, बालक विद्यालय जाने को, देखिए इस अवस्था को कहा जाए, एक बात और होती है, विद्यालय जाने की प्रारंभिक अवस्था, विद्यालय जाने की प्रारंभिक अवस्था। देखिए बालक अगर विद्यालय जाता है तो बालक के लिए सबसे पहले तो आपको बैग लगाना पड़ेगा, बालक को आपको तैयार करना पड़ेगा, बालक को आपको टिफिन लगा के देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, आपको बालक की हर एक प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसका कंपास बॉक्स आपको चेक करके रखना पड़ेगा, उसका होमवर्क आपको चेक करना पड़ेगा, उसका आपको होमवर्क करवाना पड़ेगा। हर प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं बालक की वो आपके द्वारा पूरी की जाती हैं, आपकी मदद की जरूरत होती है बालक के लिए। इसका मतलब क्या है, बालक अपने आप में निर्भर नहीं है, बालक अपने आप में निर्भर नहीं है, बालक आत्मनिर्भर की भावना नहीं होती, बालक पराधीन होता है। ठीक है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, बालक विद्यालय जाने की प्रारंभिक अवस्था। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं 3.5 वर्ष की अवधि से विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बालक ऐसे होते हैं, 90% बालक ऐसे होते हैं जो 3.5 वर्ष की अवधि में या 4 वर्ष की अवधि में विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। और वो अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था होती है। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि विद्यालय जाने की प्रारंभिक अवस्था कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों,
कुछ इस तरीके से जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये प्रश्न आपसे कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, ये विशेषताएं हैं, कई बार पूछी जाती हैं कि अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए विद्यालय जाने की प्रारंभिक अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो शैशवावस्था होती है। कौन सी अवस्था में बालक अपने आप में निर्भर नहीं होता है, कौन सी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था में बालक अपने आत्म प्रेम की भावना होती है, तो कौन सी अवस्था होती है। इस तरीके से आपसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। काम प्रवृत्ति की भावना होती है, यह किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कथन कहा गया है, तो हमारा आंसर होगा सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया है। यौन ऊर्जा कब सक्रिय होती है, ठीक है दोस्तों, तो कब सक्रिय होती है, ये हमारी शैशवावस्था में सक्रिय होती है। ये बात हमारे लिए क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब अगली जो हमारा विशेषता है दोस्तों, बालकों के अंदर दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बालकों के अंदर दोहराने की प्रवृत्ति होती है। देखिए बालक अगर चिल्लाता है तो बालक को अब बोलेंगे चिल्लाओ नहीं, रो मत। लेकिन बालक अगर रूठना प्रारंभ कर देता है, चिल्लाना प्रारंभ कर देता है या रोना प्रारंभ कर देता है, तो बालक शांत नहीं होता, वो बार बार चिल्लाएगा। जिस बात के लिए आप बालक के लिए मना करोगे वह बालक बार बार उस चीज को दोहराएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, बालकों के अंदर दोहराने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। अगली बात यहाँ होती है, बालक का जो व्यवहार होता है, बालक का जो व्यवहार होता है दोस्तों, वह उसकी मूल प्रवृत्ति के आधार पर होता है। मूल प्रवृत्ति के आधार पर होता है। मूल प्रवृत्ति वो होती हैं जो जन्मजात होती हैं और सभी के पास ये प्रवृत्ति होती है दोस्तों, ठीक है। अगली बात होती है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो कई बार पेपर में आपसे पूछी जाती है, दोस्तों, याद रखिएगा। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि बालकों के अंदर एक बात कही जाती है। देखिए शैशवावस्था में बालकों के अंदर कुछ ग्रंथि पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे ग्रंथियां तो हम आपको पढ़ाएंगे जब बालक का हम वंशानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे बालकों के अंदर जो है पितृविरोधी ग्रंथि पाई जाती है। बालकों के अंदर पितृविरोधी ग्रंथि पाई जाती है। जिस ग्रंथि को अगर बोला जाए, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बता देते हैं, ऑडिपस। उस ग्रंथि का जो नाम है दोस्तों, उस ग्रंथि का नाम है ऑडिपस। ये वो ग्रंथि है जैसे बालक होते हैं शैशवावस्था की अवस्था में। देखो ये हमारा और आपका बोलना नहीं है, यह मनोवैज्ञानिकों का कथन है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब बालक शैशवावस्था में होता है, यह बात सिगमंड फ्राइड के द्वारा कही हुई है कि जब बालक शैशवावस्था में रहता है तब बालक जितना प्रेम अपनी माता को करता है उतना प्रेम अपने पिताजी को नहीं करता, ठीक है दोस्तों। इसमें किसी को बुरा मानने की कोई बात नहीं है, ये मनोवैज्ञानिकों के कथन है, तो वो आज हम और आप पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है दोस्तों, बालकों के अंदर पितृविरोधी ग्रंथि पाई जाती है और इस ग्रंथि का नाम होता है दोस्तों ऑडिपस ग्रंथि, ऑडिपस ग्लैंड। और यहाँ जो बालिकाएं होती हैं, बालिकाओं के अंदर मातृ विरोधी ग्रंथि पाई जाती है। बालिकाओं के अंदर मातृ विरोधी ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। उस इस ग्रंथि का नाम होता है इलेक्ट्रा। क्या नाम होता है दोस्तों, इलेक्ट्रा ग्लैंड, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ग्रंथि होती है, मतलब बालिकाओं का जो नेचर होता है शैशवावस्था काल में, तो बालिकाएं जितना प्रेम अपने पिताजी से करती हैं उतना प्रेम अपनी माताजी से नहीं करती दोस्तों। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। कुछ विशेषताएं थी शैशवावस्था की जो हमने और आपने यहाँ पे मिलकर आपने पूरा किया। तो इस ग्रंथि के बारे में देखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में ये देखने को मिलती हैं और हर पेपर में यार ये पूछी जाती हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, पूरी विशेषताओं को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आज हमारी शैशवावस्था की पूरी विशेषता यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। इसको निरंतर पढ़िएगा और लगातार इसको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है, आज हमारे एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। देखा है आपने, सभी ने विज्ञापन देखा होगा कि 19 सितंबर से संविदा वर्ग 3 का जो सिलेबस वो
एग्जाम है वह कंडक्ट होगा, क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है, व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो 19 सितंबर तक आपके और हमारे लिए पूरे तैयार रहना है कि पेपर कभी भी हो सकता है, हो जाए, लेकिन हमारी तैयारी तो कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और सभी लोग जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा कार्य है जो व्यक्ति घर में रहकर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए पढ़ाई का माध्यम पहुंचाना। तो हमारा और आपका ये कर्तव्य है कि अपना कर्तव्य बखूबी तरीके से निभाएं दोस्तों। ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे बालकों के कुछ शारीरिक विकास के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। जय बागी दोस्तों।